हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का। आज हम लोग करेंगे प्रैक्टिस सेट तीसरा। तो स्टार्ट करने से पहले ये है कि आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इसको सब्सक्राइब करिए, लाइक भी करिए और सपोर्ट करिए। और दूसरी बात यह है कि आज तीसरा है और हम जो है 10 कराएंगे जो टो सीरीज का है। तो उसमें से क्वेश्चन आपको मिल सकते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन मिल जाएंगे। तो और किसी भी एग्ज़ाम के लिए, हालांकि तो अभी हम लेखपाल के लिए करा रहे हैं, लेकिन किसी भी एग्ज़ाम के लिए ये बेनिफिशियल होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और सब्सक्राइब कर लीजिए ज़रूर। चलो स्टार्ट करते हैं। पहला पहला क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन ये है कि हाँ 1900 दो पहला क्वेश्चन 1917 का सत्याग्रह है, महात्मा गांधी का पहला सत्याग्रह था। ठीक, पहला सत्याग्रह था, सभी को पता है। कौन सा? चंपारण था, भारत छोड़ो था, नागरिक अवज्ञा था। भारत छोड़ो तो 1942 में हुआ था। ठीक, नागरिक अवज्ञा तो खेड़ा। चंपारण कौन सा था बताओ? हम्म? ये था आपका, कौन सा था? ये आपका था चंपारण। आंसर हो जाएगा सी। अब इसमें क्या होगा कि अप्रैल 1917 में ना बिहार के चंपारण में किसानों के हक के लिए शुरू किया गया था ये। और ये महात्मा गांधी का पहला सत्याग्रह था। और महात्मा गांधी के साथ इसमें ब्रजकिशोर प्रसाद भी थे, राजकुमार शुक्ल थे, राजेंद्र प्रसाद थे, रामनवमी प्रसाद थे, आचार्य कृपलानी थे, डॉक्टर अनुग्रह नारायण सिन्हा थे, महादेव देसाई आदि से जुड़े हुए थे। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। इसका आंसर हो जाएगा बी। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। तो थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं ना, एक सेकंड, थोड़ा सा टाइम लग रहा है। हाँ, प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर कहाँ स्थित है? विरूपाक्ष मंदिर कहाँ, बताओ? तो इसका आंसर सभी जानते होंगे, कहाँ विरूपाक्ष मंदिर, बताओ? यह है हम्पी में। कहाँ है? हम्पी। आंसर हो जाएगा बी। तो हम्पी कहाँ पर है? हम्म? ये विरूपाक्ष मंदिर भगवान शिव को समर्पित है और यह तुंगभद्रा नदी के किनारे स्थित है। तो अगला क्वेश्चन चलते हैं। किसके किनारे स्थित है? तुंग तुंगभद्रा नदी के किनारे स्थित है और भगवान शिव को समर्पित है। टीएस, तुंगभद्रा नदी और भगवान शिव को समर्पित है। अब हम लोग चलते हैं अगला। अगला क्वेश्चन क्या है? तीसरा है कि तुलु राजवंश की स्थापना किसने की थी? बताओ, तुलु राजवंश की स्थापना किसने किया था? नरसा नायक ने किया था, कि कृष्णदेव राय ने किया था, कि अच्युत राय ने किया था, कि वीर नरसिंह देव ने किया था? बताओ। तो ये इसमें बताओ जल्दी। तुलु राजवंश की स्थापना जो है इसमें किया था, ऑप्शन नंबर डी, वीर नरसिंह ने किया था। ये 1505 ईस्वी में किया था भाई, 1505 ईस्वी में किया था। ठीक, और 1509 ईस्वी तक इन्होंने वीर नरसिंह तुलु ने शासन किया था। ठीक, और उसके बाद इनके भाई तब आए थे, कृष्णदेव राय। वीर नरसिंह तुलु के भाई आए थे तब, कृष्णदेव राय। 1509 से लेके और 1529 तक इन्होंने शासन किया था। ठीक है। और कृष्णदेव राय का एक और काम बता देते हैं कि इन्होंने नागलपुर नामक एक नवीन नगर भी बसाया था और आमुक्त माल्यद नामक ग्रंथ की रचना भी की थी। ठीक है, चलते हैं। और बाबर ने ना अपनी आत्मकथा में इसने कृष्णदेव राय को जो है क्षेत्र और सेना दोनों में सबसे बड़ा बताया था हिंदू राजाओं में। ठीक, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 है। इसमें एडिशनल जानकारी दे 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 देने से, ये हमें एडिशनल जानकारी देने से और भी क्वेश्चन हैंडल हो जाएंगे। तो चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 4।
लिखा क्वेश्चन नंबर चौथा कि अस्थाई बंदोबस्त, एक सेकेंड, अस्थाई बंदोबस्त क्वेश्चन नंबर सबसे पहले किसने सबसे पहले शुरू किया गया था कहाँ? बंगाल और बिहार में, उड़ीसा और उत्तर प्रदेश में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ये, सबसे पहले बिहार और बंगाल में शुरू किया गया था। और मतलब सबसे पहले तो बंगाल में शुरू किया गया था अगर आ जाए, फिर बिहार में शुरू किया गया था। और किसने शुरू किया था? लॉर्ड कॉर्नवालिस ने शुरू किया था 1793। लॉर्ड कॉर्नवालिस ने शुरू किया था 1793 में। ठीक है, अब चलते हैं हम लोग। और ये ईस्ट इंडिया कंपनी और जमींदारों के बीच में समझौता था। अब हम लोग चलेंगे क्वेश्चन नंबर 5। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का गठन किसकी सिफारिश पर किया गया था? बताओ किसकी सिफारिश पर किया गया था? कहीं मुदलियार आयोग पर किया गया था, कि डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्ण आयोग पर किया गया था, कोठारी आयोग पर किया गया था, कि सार्जेंट आयोग पर किया गया था? जल्दी से अनुमान लगा लो, अगर नहीं आ रहा तो इसका आंसर हो जाएगा ये, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन आयोग की सिफारिश पर किया गया था इसका। और ये जो आयोग है ना, ये विश्वविद्यालय अनुदान आयोग है, ये नवंबर 1956 में एक जो है सांविधिक निकाय बन गया था। सांविधिक, संवैधानिक नहीं, सांविधिक। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। क्वेश्चन नंबर 6 है कि भारत में संघ लोक सेवा आयोग का गठन भारत के संविधान में किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है? भारत में संघ लोक सेवा आयोग है, बताओ बताइए किस में किया गया है, किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है? तो अनुच्छेद हो जाएगा 315। क्वेश्चन नंबर 6 का डी हो जाएगा आंसर, 315। इसके अनुसार संघ और प्रत्येक राज्य के लिए एक लोक सेवा आयोग होगा, ये कह रहे हैं। अनुच्छेद 315 कह रहा है कि इसके अंतर्गत संघ और प्रत्येक राज्य के लिए एक लोक सेवा आयोग होगा। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 में क्या है कि निम्न में से कौन संसद सदस्यों की अयोग्यता के संबंध में निर्णय लेता है? लोकसभा का अध्यक्ष लेता है। सबसे उपयुक्त आंसर कौन होगा कि भारत के राष्ट्रपति लेते हैं? कौन से होगा? है, ये हो जाएगा राष्ट्रपति, मतलब भारत का प्रेसिडेंट इसका अयोग्यता के संबंधी निर्णय लेता है। कैसे लेते हैं ये निर्णय? ये क्या करते हैं कि निर्वाचन आयोग की राय प्राप्त करते हैं। ठीक, अयोग्यता के मामले में पहले निर्वाचन आयोग की, इलेक्शन कमीशन की ये राय प्राप्त करेंगे राष्ट्रपति, फिर उसके बाद निर्णय करते हैं। और लेकिन एक चीज़ और है इसमें, मतलब क्या है समझ लेना, इसीलिए मैं आराम से कराता हूँ कि अगर दल बदल से संबंधित है, ठीक, अगर पार्टी चेंज दल बदल से, अगर आप दूसरे दल में चले जाते हैं तो दल बदल से संबंधित है, हैं, संसद कोई मामला है अगर अयोग्यता के संदर्भ में, और यदि सदस्य लोकसभा से है तो लोकसभा का अध्यक्ष जो है निर्णय लिया जाएगा। अगर दल बदल से संबंधित मामले में अध्यक्ष द्वारा निर्णय लिया जाएगा, ये चीज़ याद रखना है। 8वां कौन है? क्वेश्चन नंबर 8, इन भारत के प्रथम गृहमंत्री कौन थे? प्रथम गृहमंत्री कौन थे इनमें से? ये सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, बताओ। यस, सरदार वल्लभ भाई पटेल थे प्रथम गृहमंत्री, सरदार वल्लभ भाई पटेल ही थे। चलो, इन्हें आयरन मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है, लौह पुरुष। ये पहले उप प्रधानमंत्री भी थे, और 15 अगस्त 1947 से 15 दिसंबर 1950 तक इनका कार्यकाल था। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है कि बंदी प्रत्यक्षीकरण भारतीय संविधान के किस भाग से संबंधित है? प्रस्तावना से है, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत से, मौलिक कर्तव्य से, कि मौलिक अधिकार से है?
तो आप बताइए क्या आंसर क्या होगा इसका। इसका हो जाएगा आंसर मौलिक अधिकार से। क्या हो जाएगा आंसर मौलिक अधिकार से। ये मौलिक अधिकार से क्यों होगा, इसलिए होगा कि ये जो अनुच्छेद 32 है ना, ये इसमें के अंतर्गत ये बंदी प्रत्यक्षीकरण भारतीय संविधान के मौलिक अधिकार से संबंधित है। ठीक, इसमें क्या करता है, इसमें क्या किया जाता है, न्यायालय क्या करता है, कोर्ट अवैध रूप से निरुद्ध व्यक्ति को न्यायालय के सामने प्रस्तुत करने का आदेश देता है। अब चलो, अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10। प्रतिवर्ष प्रतिवर्ष भारत सॉरी प्रतिवर्ष भारत में राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस के 24 अप्रैल को मनाया जाता है। बताओ। ये मनाया जाता है 24 अप्रैल को। आंसर नंबर बी हो जाएगा। ठीक, इसलिए माना जाता है कि जो संविधान का ना ये 73वां संशोधन अधिनियम 1992 ना इसी दिन जारी हुआ था। ठीक है, और पहला जो है, पहला और सबसे बड़ी बात इसमें ये जान लेना है कि जो ये पंचायती राज व्यवस्था का उद्घाटन ना 2 अक्टूबर 1959 में 2 अक्टूबर 1959 में ये राजस्थान के नागौर में किया गया था। और पहला जो है ना, पहला पंचायती राज दिवस, राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस 24 अप्रैल 2010 को डॉक्टर मनमोहन सिंह द्वारा उद्घाटन किया गया था। डॉक्टर मनमोहन सिंह द्वारा 24 अप्रैल 2010 को किया गया था। तो चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 पर। प्रेरी, बताओ, बताइए इसको। प्रेरीज और स्टेपीज प्रकार के पारिस्थितिक तंत्र हैं। बताओ, तो बता ही देना चाहिए, सभी बता देंगे। घास के मैदान हैं दोनों। ठीक, तो घास का मैदान एक ऐसा क्षेत्र है ना जहाँ वनस्पति में घास और अन्य पौधों का प्रभुत्व होता है। इसे संक्रमण यानी ट्रांजिशनल परिदृश्य भी कहा जाता है। तो स्टेपीज और प्रेरी घास के मैदान है। तो हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर, निम्नलिखित में से कौन सी नदी उत्तर पिनाकिनी के नाम से जानी जाती है। कावेरी, वैगई, ब्राह्मणी, पेन्नार। कौन सी नदी जानी जाती है? जानी जाती है पेन्नार। आंसर नंबर डी, उत्तरी पिनाकिनी के नाम से जानी जाती है पेन्नार। ठीक, और इसका उद्गम कहाँ से होगा? ये चिक्काबल्लापुर जिले में होगा, कर्नाटक के नंदी या नंदी दुर्ग पहाड़ी से होता है। नंदी या नंदी दुर्ग पहाड़ी से। कोई बल्लापुर जिला कर्नाटक में होता है, उत्तर पिनाकिनी पेन्नार, याद रखना। अब क्वेश्चन नंबर डी, क्वेश्चन नंबर चलते हैं ये 13। भारतीय कपास अनुसंधान संस्थान है, बताओ ये कहाँ पर स्थित है? भारतीय कपास अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, नागपुर में स्थित है। ठीक है, नागपुर में स्थित है। इसकी स्थापना 1976 में की गई थी, 1976 में हुई थी। और इसके 2 क्षेत्रीय केंद्र यानी रीजनल स्टेशन है, हरियाणा और तमिलनाडु में है। ठीक, अब चलते हैं हम लोग आगे। क्वेश्चन नंबर 14, इसको मिलाना है। बताओ, क्या गोविंद बल्लभ पंत सागर बांध रिहंद नदी पर है? हैं? हाँ है, ये रिहंद नदी पर है। क्या परीक्षा बांध बेतवा नदी पर है? बिल्कुल है, परीक्षा बांध बेतवा नदी पर है। ये देखो, आंसर मिल तो रहा है। और गोविंद सागर बांध कहाँ है? ये गोविंद बल्लभ पंत सागर बांध रिहंद पर था। और गोविंद सागर बांध कहाँ पर है?
आपका सी किससे हो जाएगा? ये शहजाद नदी पर है। ये गोविंद सागर बांध शहजाद नदी पर है। गोविंद बल्लभ पंत सागर बांध यहाँ पर है। और जामनी बांध कहाँ है? जामनी नदी पर है। लोग चलते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 है, ये देखो, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करिए। सुमेलित करिए भाई, है क्या होगा? बताओ। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करिए। तेल शोधक कारखाना कहाँ है? बताओ। ताती पाका कहाँ है? कोयली कहाँ है? नागपट्टिनम कहाँ है? नुमालीगढ़ कहाँ है? हैं? कोयली कहाँ है? कोयली क्या गुजरात में लगा दें? एक सेकंड। कोयली क्या गुजरात में लगा दें? बताओ। कोयली क्या गुजरात में लगा दें? ताती पाका कहाँ पे लगाएं? ताती पाका तेल शोधन कारखाना तमिलनाडु में लगा दें? नागपट्टिनम क्या आंध्र प्रदेश में लगा दें? और नुमालीगढ़ क्या असम में लगा दें? देखो सही है कि नहीं सही है, है? कौन सा हो सकता है इसमें सही है आंसर? आप लोग अपने मन में लगा लीजिए। ताती पाका क्या होगा? गलत आंसर है। ये आंसर गलत है, इसीलिए ये हो जाएगा। देखिए, ताती पाका ना ये आंध्र प्रदेश में होगा। ताती पाका ये आंध्र प्रदेश में है, और कोयली गुजरात में है, और नागपट्टिनम तमिलनाडु में है, और नुमालीगढ़ असम में है। ताती पाका आंध्र प्रदेश में, याद रखना, और नागपट्टिनम तमिलनाडु में है। चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर अगला 16। 16 क्या है कि राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक है, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट की स्थापना की गई थी। तो की गई थी भैया, ये सी 12 जुलाई 1982 को किया गया था, 16 का। ठीक है। और नबार्ड का मुख्यालय ना, इसका मुख्यालय मुंबई में है। ये भी चीज़ याद रखना है। ठीक। यह ग्रामीण क्षेत्रों में ना सहकारी बैंक और आरआरबी, ठीक, यानी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, रूरल रीजनल बैंक, इसकी निगरानी करता है और उन्हें रिफाइनेंस करता है, पुनर्वित्त भी करता है। यानी आरआरबी की और सहकारी की, कोऑपरेटिव बैंक्स की निगरानी करता है, उन्हें पुनर्वित्त भी करता है, उन्हें पैसे भी देता है। चलो अब बताओ। क्वेश्चन है कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज क्या 2020 में आया था? क्वेश्चन नंबर कथवा है 17। बताइए। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज ये तो 20 में आया था, 21 में आया था। ठीक। और मिशन इंद्रधनुष तो आया था देखो 14 में। और प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना 2018 में। और अब मुस्कान स्कीम या तो 21 में या तो 20 में, यही है 17 का। तो प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज ये 2020 में आया था। ये हो जाएगा। अब मुस्कान मुस्कान स्कीम कब आया था? मुस्कान स्कीम आया था 2021 में। मिशन इंद्रधनुष 2014 में। बचा क्या? जन आरोग्य 2018 में हो गया। अब हम चलते हैं अगला। भारतीय पेटेंट कानून कब लागू हुआ था? क्वेश्चन नंबर 18 है ये, भारतीय पेटेंट कानून किस वर्ष लागू किया गया था? 1970 में, 71 में, 72 में, 73 में?
बताइए। ये लागू किया गया था 1972 में। ये हो जाएगा आंसर। आंसर बी, 1972 में लागू हुआ था भारतीय पेटेंट कानून। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19। भारत में विशेष आर्थिक क्षेत्र नीति की घोषित की गई थी। अप्रैल 2001 में की गई थी कि अप्रैल 2000, देखो अप्रैल 2000 में, अप्रैल 2001, अप्रैल 2002, अप्रैल 2003, मतलब लाइन से ही दिया हुआ है सब, कंफ्यूज हो जाएगा आदमी। तो ये किया गया था अप्रैल 2000 में किया गया था ये, ठीक है, अप्रैल 2000 में किया गया था इसमें, अप्रैल 2000 में। अब हम लोग चलते हैं अगला। अगला है कि 2011 की जनगणना के अंतिम आंकड़ों के अनुसार भारत में साक्षरता का प्रतिशत क्या है? क्या 82.14% है, या 73% है, या 65.46% या 75.14% है? ए होगा कि बी होगा? बताइए। ये होगा बी, यानी 73% है। ये आंसर नंबर हो जाएगा बी, 73% साक्षरता है। अब हम लोग चलते हैं अगला, जिसमें पुरुष साक्षरता ना 80.9% और महिला 64.6% है, ठीक। अब लिखा है कि निम्नलिखित में से कौन सा जानवर रेबीज फैला सकता है? तो 4 ऑप्शन दिया है। ये क्वेश्चन नंबर 20 क्या है कि 21 के आने में से कौन सा जानवर रेबीज फैला सकता है? तो रेबीज कौन फैला सकता है? कुत्ता फैला सकता है। आंसर हो जाएगा 21 का डी, 21 का डी हो जाएगा, ठीक। ये जो वायरस, कुत्ता, भेड़िया, लोमड़ी, ठीक, यही सब। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 है, निम्नलिखित में कौन सा हृदय की धड़कन और श्वास श्वसन को नियंत्रित करता है? मेरु तंत्रिका या मेडुला ऑब्लागेंटा? पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, आप लोग ऑप्शन पढ़ लीजिए। मेडुला ऑब्लागेंटा, मेरु रज्जु, मेरु तंत्रिका, पीयूष ग्रंथि। तो 22 का कौन सा आंसर हो जाएगा? ये हो जाएगा मेडुला ऑब्लागेंटा, आंसर नंबर 1। ये ना, ये हृदय की धड़कन और श्वसन को नियंत्रित करता है, ठीक। ये क्रियाएं पश्च मस्तिष्क, ठीक, कि मेडुला ऑब्लागेंटा में उपस्थित नियंत्रक केंद्रों के नियंत्रण में होती है। क्वेश्चन नंबर हम लोग चलते हैं 23, थोड़ा सा फास्ट कर लेते हैं, नहीं तो पूरा होने में हो जाएगी दिक्कत। एक कंपित क्वार्टज क्रिस्टल द्वारा हवा में उत्पन्न अल्ट्रासोनिक तरंगे, एक कंपित क्वार्टज क्रिस्टल द्वारा हवा में उत्पन्न अल्ट्रासोनिक तरंगे अनुदैर्ध्य का उदाहरण, देखो इनमें से कोई नहीं, अनुप्रस्थ तथा अनुदैर्ध्य का संयोजन, या अनुदैर्ध्य या अनुप्रस्थ। 23 का बताइए। 23 का हो जाएगा सी, अनुदैर्ध्य, अनुदैर्ध्य का उदाहरण हो जाएगा। तो अनुदैर्ध्य तरंगों में क्या होता है ना कि माध्यम के कण तरंग के चलने की दिशा के समानांतर कंपन करते हैं। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 है कि निम्नलिखित में से कौन एक विटामिन की कमी के कारण होने वाला रोग है जिनमें चेहरे पर, गर्दन, हाथ और पैरों में गहरे लाल रंग के चकत्ते पड़ जाते हैं? पेलाग्रा होगा क्या? यस, ये हो जाएगा, ये पेलाग्रा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। तो हम लोगों ने क्या क्या कर लिया था? ये कर लिया था, हृदय की धड़कन और श्वसन को नियंत्रित करता है मेडुला ऑब्लागेंटा, और कंपित क्वार्टज क्रिस्टल द्वारा हवा में उत्पन्न अल्ट्रासोनिक तरंगे अनुदैर्ध्य तरंग का एक उदाहरण है, ठीक। और विटामिन की कमी के कारण किसमें? एक विटामिन की कमी के कारण
चेहरे, गर्दन, हाथ और पैरों पर गहरे लाल रंग के चकत्ते पड़ जाते हैं तो पेलाग्रा होगा। इसका नाम विटामिन B3 की कमी से हो जाता है, इसका नाम है नियासिन। हीरो ग्रेफाइट के बारे में हम लोगों ने पढ़ लिया था कि उनकी क्रिस्टल संरचना समान होती है। नहीं, नहीं समान होती है भाई। ग्रेफाइट जो है, ये हीरा जो है चतुष्कोणीय है। हीरा जो है चतुष्कोणीय संरचना होती है, जबकि ग्रेफाइट में खटकोणीय होता है। और ग्रेफाइट पेंसिल की लेड बनाने में काम आता है, हीरा जो है काटने के काम आता है कांच को। और क्या पढ़ लिया था उन्होंने, हाँ, उनकी विद्युत चालकता समान होती है। नहीं, उनके केवल रासायनिक गुण समान होते हैं बस। अब हम लोग चलते हैं इसमें। सामंतवादी कृषि प्रणाली की मुख्य विशेषता क्या है? मालिक स्वयं खेती करते हैं, मालिक भूमि के बड़े हिस्से के स्वामी होते हैं या खेती नहीं करते हैं, इसमें मशीनों का अधिक प्रयोग होता है, सरकार द्वारा चलाई जाती है। तो सभी इसमें आंसर समझ गए होंगे क्या होगा कि मालिक भूमि के बड़े हिस्से के स्वामी होते हैं पर खेती नहीं करते हैं। यही होती है फ्यूडल सिस्टम की विशेषता। अब तो फ्यूडल सिस्टम थोड़ी है, ठीक। अब इसमें चलते हो, चलो। सॉरी सॉरी। अब लिखा है क्वेश्चन नंबर 27। सामुदायिक विकास कार्यक्रम के अंतर्गत विकास की बुनियादी इकाई किसे माना गया है? जिला, तहसील, विकास खंड को या ग्राम पंचायत को? 27 का कौन सा आंसर होगा? इसको माना गया ब्लॉक को। आंसर नंबर बी, ब्लॉक को जो है माना गया है। और सामुदायिक विकास कार्यक्रम कब स्टार्ट किया गया था? 1952 में स्टार्ट किया गया था, 1952 ईस्वी में स्टार्ट किया गया था, ठीक। बेसिक यूनिट इसी को माना गया था। अब चलते हैं हम लोग अगला। अगला का क्वेश्चन कौन सा? हाँ, खंड स्तर 28 यानी ब्लॉक लेवल पर विकास प्रशासन का मुख्य अधिकारी कौन है? हो जाएगा वीडियो, ठीक, ये वीडियो हो जाएगा खंड विकास अधिकारी। 28 का आंसर हो जाएगा बी। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 29 कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना PMGSY की शुरुआत किस वर्ष की गई थी? 25 दिसंबर 2000 को की गई थी। बताओ, ये 29 का कथवा होगा। यस, 25 दिसंबर 2000 को की गई थी, जब इसमें कि जो मतलब इसमें ग्रामीण बस्तियों को ना 12 मासी जो है सड़क संपर्क से, सड़कों के माध्यम से जोड़ना था, ठीक। बस यही था। और अब तक ना 7 लाख, ये देखो आंकड़ा है इसका, अब तक 7 लाख से ज़्यादा यानी 7,87,520 किलोमीटर सड़कें पूरी हो चुकी है। अब PMGSY चरण 1 के तहत 99.7% पात्र बस्तियों को जोड़ा जा चुका है। और वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए 19,000 करोड़ रुपए आवंटित किए जा चुके हैं, ठीक। तीसरा चरण है, तीसरा चरण हो गया है, 3 चरण। चलो, 2013 में तीसरा चरण हुआ था और दूसरा चरण इसका हुआ था 2013 में, तीसरा 2019 में। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 क्या है कि मिशन शक्ति अभियान का 5वां चरण कब शुरू किया गया है? 5वां चरण क्वेश्चन नंबर है कि मिशन शक्ति का 5वां चरण कब शुरू किया गया है? ये हो जाएगा अक्टूबर 2024 में। अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, तो हम लोग लगा देंगे आंसर अक्टूबर 2024 में।
इसका मतलब जो थीम है ना मिशन शक्ति अभियान का, इसका थीम है सुरक्षा, सम्मान और स्वावलंबन। ट्रिपल एस, सुरक्षा, सम्मान और स्वावलंबन, इसकी थीम यही है। ठीक, ये महिला संबंधी अपराधों को नियंत्रित करने के उद्देश्य से शुरू किया गया था, इसलिए शुरू किया गया था। अब चलो, और ये महिलाओं के प्रति समाज की सोच बदलने का एक व्यापक अभियान है। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 31। देखो 31 के क्या है कि 31 अक्टूबर 2025 को पंडित रामदरस मिश्र का निधन हो गया। उन्हें उनके कविता संग्रह मैं तो यहाँ हूँ के लिए 2024 में सरस्वती सम्मान मिला था। ये 31 में दोनों आपको देखना है कि सही है कि गलत है, तो इसमें केवल एक ऑप्शन सही होगा, ए, कि इनका निधन हो गया। 31 अक्टूबर 2025 को पंडित रामदरस मिश्रा का निधन हो गया है, ये ऑप्शन सही है। ठीक, और इनको ना 2024 में नहीं, मैं इनके कविता संग्रह मैं तो यहाँ हूँ, लेकिन ये 2021 में इनको सम्मान मिला था, ये चीज़ का ध्यान रखना है। तो अब हम लोग चलते हैं आगे। 2025 में इन्हें बस पद्मश्री से नवाजा गया था, 2025 में इन्हें पद्मश्री भी दिया गया था। चलो आगे क्वेश्चन नंबर 32 कि दिसंबर 2025 में केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री कार्यालय का नया नाम क्या रख दिया? सेवा तीर्थ। क्या नाम रखा? सेवा तीर्थ। इसका नाम रख दिया है सेवा तीर्थ। पीएमओ का नाम सेवा तीर्थ हो गया है, प्रधानमंत्री कार्यालय का नाम सेवा तीर्थ रख दिया गया है। ठीक, इसमें दो भवन और है, सेवा तीर्थ 2 भी है और सेवा तीर्थ 3 भी है, इसी में जो कैबिनेट सचिवालय और एनएसए का ऑफिस होगा। ठीक, और देश भर में राजभवनों का नाम जो है वो लोक भवन होगा। क्या होगा? लोक भवन। चलिए, और जो राजभवनों का नाम लोक भवन, और जो केंद्रीय सचिवालय के भवनों का नाम सचिवालय का है कर्तव्य भवन होगा, कर्तव्य तीर्थ नहीं, कर्तव्य भवन होगा। ठीक, और जो प्रधानमंत्री आवास है ना वो लोक कल्याण मार्ग कहलाता है। ठीक, पहले रेस कोर्स कोड कहलाता था, रेस कोर्स रोड, 2016 में बदल गया है। चलो, मतलब इसका आंसर हो जाएगा ये सेवा तीर्थ। अब हम लोग चलते हैं अगले पर। कि 11 दिसंबर 2025 को पहला भारत ग्रीस समुद्री सुरक्षा संवाद, पहला है भारत ग्रीस समुद्री सुरक्षा संबंध कहाँ आयोजित किया गया था? एथेंस में किया गया था, बताओ। यस, एथेंस में किया गया था, ये पहला है। चलो चलो, अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन नंबर 34 ये है कि पंजाब सरकार द्वारा 15 दिसंबर 2025 को किन शहरों को पवित्र शहर का दर्जा दिया गया? बताओ, ये तो एक सब भी हो जाएगा, अमृतसर, तलवंडी साबो, या श्री दमदमा साहिब, या श्री आनंदपुर साहिब। 34 का कौन सा हो जाएगा? बी ही हो जाएगा। इसको याद रखना, अमृतसर, तलवंडो साहब या दमदमा साहिब और आनंदपुर साहिब, ये पूछा जा सकता है। और क्वेश्चन नंबर, अब हम लोग चलेंगे क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन नंबर 35 क्या है कि 17 नवंबर 2025 को पृथ्वी प्रणाली विज्ञान परिषद, ठीक, ESSC, ई, इसका यही होगा पूरा फॉर्म, अर्थ सिस्टम साइंस काउंसिल, ESSC
कि पहली आम सभा की बैठक कहाँ आयोजित की गई थी 17 दिसंबर 2025 को? या जयपुर में की गई थी? बताओ। ये नहीं, ये नई दिल्ली में की गई थी। इन सब का जो इस सब टाइप के ना क्वेश्चन है, नहीं समझ में आ रहा है तो दिल्ली अधिकतर टाइम सही होता है कि दिल्ली में ही होता है। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर ये क्वेश्चन नंबर 36 जैव विविधता पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन के दलों का 10वां COP10 ऑन बायोडाइवर्सिटी, ठीक, UNCBD, ठीक, COP10 कहाँ हुआ, कहाँ जीत गई? बीजिंग में, नागोया में, कोपेनहेगन में, न्यूयॉर्क में? 36 बताओ। 36 होगा नागोया में हुआ था। और कब हुआ है ये 2010 में हुआ था जब COP10 है, और COP10 2010 में हुआ था ये, ठीक है। अब चलते हम लोग अगला क्वेश्चन। अब इसको हमें मिलाना है अगले को। 37 है कि सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए, नीचे दिए कूट का आंसर। देखो, वन संरक्षण अधिनियम। अच्छा, पहले जो हमें आता है उसको हम मिला लेते हैं। पहले जो हमें आता है उसको मिला लेते हैं, जिसके बारे में कंफर्म, एकदम कंफर्मेशन है। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986, चलो। जल प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण अधिनियम 1974। अब ये हो गया क्या? 1974। वायु प्रदूषण और नियंत्रण अधिनियम क्या 1981 में होगा ये? सी बताओ। यस, ये 1981 में होगा। और वन संरक्षण अधिनियम 1980 में होगा। और ये वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 आया था, एक केवल वन संरक्षण अधिनियम है। तो डायरेक्ट हो जाएगा पहला के पहला, दूसरा बी का 2, सी का 3, डी का 4। अब हम लोग चलेंगे क्वेश्चन नंबर कौन सा, 38। क्वेश्चन नंबर 38 क्या है कि हिमालय के गिरिपद में पाए जाने वाले वन को क्या कहा जाता है? पर्णपाती कहा जाता है, और क्या कहा जाता होगा? टुंड्रा तो कहा नहीं जाता है, अल्पाइन तो कहा नहीं जाता है, अब शीतोष्ण भी नहीं कहा जाता है, तो क्या कहा जाएगा? पर्णपाती ही कहा जाएगा इनको, पर्णपाती। 38 का डी हो जाएगा। अब देखो, कार्बन डाइऑक्साइड CO2 के उत्सर्जन में सर्वाधिक योगदान करने वाला देश कौन है? या तो देखो, इसमें दो ऑप्शन तो एकदम क्लियर हो गया, या तो चाइना होगा या तो USA होगा, यानी संयुक्त राज्य अमेरिका होगा। अब आपको अनुमान लगाना है कि कौन हो सकता है, तो हो जाएगा चाइना। आंसर ए हो जाएगा, चाइना है, ठीक। अब ये जो है दूसरे नंबर पर है अमेरिका, और तीसरे पर कौन है? भारत। अब देखो, क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? 40 दो भिन्न समुदायों के बीच का संक्रांति क्षेत्र क्या कहलाता है? इको टाइप, इकेट, इकोस्फीयर या इकोटोन? ये टी हो जाएगा आंसर, इकोटोन कहलाता है। आप चलो क्वेश्चन नंबर 41। देखो, 41 क्या है कि पारिस्थितिक तंत्र में तत्वों के चक्रण को, साइकिल को क्या कहते हैं? क्या जैव भू रासायनिक चक्र कहते हैं? यही कहते होंगे, और क्या कहते? यही कहते हैं। 41 के बी हो जाएगा, ठीक। इसमें क्या होता है ना कि अजैविक तत्वों के जैविक प्रावस्था में परिवर्तन तथा इन जैविक तत्वों के अजैविक रूप में पुनरागमन के प्रारूप को जैव भू रासायनिक चक्र कहते हैं। निम्नलिखित में से अब चलिए 42 को हम लोग करते हैं। देखो, प्रथम, अब इसको हम लोग मिलाते हैं। प्रथम विश्व जलवायु सम्मेलन कब हुआ था? बताओ, 42 है, कब हुआ था? लिखा है कौन सा सुमेलित नहीं है, ये कौन सा? इसमें देखो 4 है, और 4 देखो, प्रथम पृथ्वी शिखर सम्मेलन, एजेंडा 21, ये तो सही है, ठीक। अब प्रथम विश्व जलवायु सम्मेलन, बताओ, ये प्रथम विश्व जलवायु सम्मेलन
अरे यार, 1979, 1979, ये सही है, ये भी सही है, ये भी सही है। ठीक, अब हो गया 42 हो गया। अब इसको ऐसे याद भी करते चलना ध्यान से कि अब इसमें जैसे प्रथम विश्व जलवायु सम्मेलन 1979 में हुआ था, तो ये थोड़ा सा दिक्कत कर सकता था। अब देखो सी है कि पृथ्वी शिखर सम्मेलन +5, 92, 5, 97, ये सही था, ये भी सही था। और सुमेलित क्या नहीं, यही नहीं सुमेलित है, कार्बन व्यापार, कार्बन ट्रेड, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल कार्बन ट्रेड से थोड़ी संबंधित है। ये कार्बन ट्रेड जो है ना, ये क्योटो प्रोटोकॉल से संबंधित है, क्योटो से है। ये मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किससे है बताओ, अब ये संबंधित नहीं है। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल ओजोन से है। अब चलो, लिखा राष्ट्रीय उद्यानों में यानी नेशनल पार्क्स में आनुवंशिक विविधता का रखरखाव किया जाता है इन सीटू संरक्षण द्वारा। राष्ट्रीय उद्यान इन सीटू संरक्षण द्वारा किया जाता है। 43 का बी हो जाएगा आंसर। ठीक है, 43 का आंसर बी, इन सीटू संरक्षण द्वारा किया जाता है। अब हम लोग चलते हैं, हाँ, ये देखो अगला क्वेश्चन ना बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आने जा रहा है, बढ़िया क्वेश्चन है, परीक्षा में पूछा जा सकता है। क्योंकि देखो 44 निम्नलिखित में से कहाँ पर एक संरक्षित कच्छ वनस्पति क्षेत्र है। ठीक, कब संरक्षित, इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा सी, गोवा। गोवा में ना एक है, देखो, चोराव, चोराव द्वीप है, क्या लिखा है, चोराव द्वीप है, उसी पे है गोवा में। चोराव आइलैंड पर एक संरक्षित कच्छ वनस्पति क्षेत्र है। अब हम लोग चलते हैं, ये इसका तो हम लोगों ने कई बार कर लिया, राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी शोध संस्थान, ये नागपुर में स्थित है। 45 का सी, 45 का सी। अब जो है 10 क्वेश्चन हमारा आ गया है डीआई का। अब डीआई हम लोग समय मिलेगा तो कर लेंगे 10 क्वेश्चन इकट्ठा ही सब, नहीं तो फिर हम लोग चलते हैं जीएस को पहले कंप्लीट करते हैं और सब चीज़ें, जीएस, हिंदी, यूपी, ये चीज़ पिछले भी वीडियो में मैं बता चुका हूँ। अब देखो क्वेश्चन नंबर 56। क्वेश्चन नंबर 56 क्या है कि एक औपचारिक पत्र में समाप्ति के पूर्व हस्ताक्षर और नाम के ऊपर कौन सा कथन उपयुक्त होगा। लिखा एक औपचारिक पत्र है, समाप्ति के पूर्व हस्ताक्षर, ठीक, और नाम के ऊपर क्या लिखना जाएगा, भौतिक लिखा जाएगा। 56 का क्या होगा, औपचारिक पत्र है, भौतिक ही लिखा जाएगा। ठीक, अब चलते हैं, कुजगहा फोड़ा ससुर वैद कहावत। ठीक, कुजगहा फोड़ा ससुर वैद कहावत, दोनों का त्याग, दोनों में दोष, मरीज वैद्य में संपर्क, धर्म संकट की स्थिति। क्या 57 का ए हो सकता है? ये हो जाएगा डी, धर्म संकट की स्थिति। कुजगहा फोड़ा और ससुर वैद्य कहावत, धर्म संकट की स्थिति। खिड़की किस प्रकार का शब्द है, विदेशज है क्या कि देशज है, बताइए। ये देशज है, खिड़की देशज शब्द है, इस चीज़ को ध्यान रखना है। ठीक, अब इसमें देखो जैसे और भी हम लोग जान जाते हैं कि जैसे तेंदुआ हो गया, ये भी देशज है। ठीक, उसके बाद चिड़िया, ये भी देशज है। उसके बाद अंटा, ये भी देशज है। उसके बाद ठेठ, ये भी देशज है। उसके बाद कटोरा, ये भी देशज है। उसके बाद खिड़की,
ये भी देशज है। उसके बाद ठुमरी, ये भी देशज है। उसके बाद जूता है, उसके बाद जूता, पगड़ी, ठीक। और खिचड़ी, खिचड़ी, खिचड़ी हो गया। उसके बाद हो गया फुनगी, फुनगी, कलाई, लोटा, डिबिया, ये सब भी देशज है। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 59 पर। निम्नलिखित शब्दों पर विचार करिए। 59 है, शब्दों पर विचार करिए। तो क्या विचार कर, अधोगति किस विकल्प में सभी शब्द शुद्ध हैं? अच्छा, तो दूसरा तो हो ही नहीं सकता है, तो कट गया। विस्मरण और हितैषी, भाई जब उज्ज्वल गलत हो गया तो दो है इसमें, ए में है, बी में है, डी में, तो सभी गलत है, तो ये विस्मरण होगा, हितैषी सी बचा है, यही होगा विस्मरण और हितैषी। 59 का सी हो जाएगा। अब चलो क्वेश्चन नंबर 60। लिखा, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द दोनों वचनों में समान रहता है? कथा, सरसों, लता, कुटी, बताइए। ये हो जाएगा सरसों। सरसों एक वचन में और बहुवचन में, ये दोनों में समान रहता है, ठीक है। अब कथा का बहुवचन कथाएं हो जाएगा। इसे ना समझ में आ जाए ना तो इसे सोच लिया करो कि कथा, कथाएं, हाँ। लता, लताएं। कुटी, कुटिया। चलो अब क्वेश्चन नंबर 61 है, नद्यागम शब्द का संधि विग्रह क्या है? संधि विग्रह क्या है, बताओ। नद्या, नद्य आ, नद्य प्लस आगम हो सकता है, बताइए। कि नदी प्लस आगम हो जाएगा? इसका हो जाएगा नद्यागम का नदी प्लस आगम, नदी धन आगम, नद्यागम हो जाएगा, ठीक है। यह यण स्वर संधि है, यह यण स्वर संधि है। 61 हो गया। हम लोग चलते हैं 62। 61 के बाद 62 होता है, आता है। अब चलो चलते हैं। जो कभी लोकप्रिय होता है उसका सम्मान सभी करते हैं। इस वाक्य का सरल वाक्य क्या होगा? जो कवि होते हैं वो लोकप्रिय होते हैं, हैं? लोकप्रिय कवि का सम्मान सभी करते हैं। कवि लोकप्रिय होते हैं और सम्मानित होते हैं। लोकप्रिय कवि का सम्मान सभी करते हैं, यही होना चाहिए 62 का भी हमारे हिसाब से, तो यही होगा ही। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 63। अली और अली, ठीक। तो अली का मतलब होता है भौरा, ये तो हम जान गए। और कोई भौरा अली का तो मिल नहीं रहा है। और दूसरे अली का होगा सखी हो जाएगा, ठीक। सखी हो जाएगा, ये हो जाएगा भौरा और सखी बी। अब देखो, लिखा, दो व्यंजन एक साथ मिलते हैं तो क्या कहलाते हैं? संयुक्त व्यंजन, अंत अस्त व्यंजन, क्या कहलाते हैं, बताओ। ये कहलाते हैं संयुक्त व्यंजन। 64 का ए, संयुक्त व्यंजन। जैसे जैसे क्या होगा, जैसे इसमें हो जाएगा का, ठीक। का हो गया प्लस ये, तो इसका क्या हो जाएगा? अच्छा, ये ऐसे करना है। ता और रा, त्रा, जा, ज्ञा, ज्ञा, सा और रा, स्रा। हंस पद विराम कौन सा है? डी हो सकता है, यस। ये 65 का हम लोग देख लेंगे। हंस पद विराम चिन्ह कौन सा है? डी हो जाएगी, हंस पद है। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 66। 66 क्या है कि नोमोफोबिया क्या है? टेलीविज़न संपर्क से बाहर होने का डर, घर के संपर्क से बाहर होने का डर, कंप्यूटर संपर्क से बाहर होने का डर, बताओ। या सेलुलर फ़ोन के संपर्क से बाहर होने का डर, यही है नोमोफोबिया।
सेलुलर फ़ोन के संपर्क से बाहर होने का डर। ये अब चलो क्वेश्चन नंबर है 67। निम्नलिखित में से कौन सा बाइनरी संख्या प्रणाली का उदाहरण है? ए है, बी है, सी है, डी है। बताओ 67 का कौन सा होगा? ये ए हो जाएगा, 67 का ए हो जाएगा ये वन। हाँ, क्यों? क्योंकि बाइनरी संख्या को एक और जीरो से प्रदर्शित किया जाता है और बाइनरी संख्या का आधार 2 है। बिट एक एकल बाइनरी अंक होता है। अब चलते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन नंबर 68 कि निम्नलिखित में दिए गए विकल्पों में कौन सा निजी नेटवर्क है? बताओ। एक्स्ट्रानेट, इंट्रानेट, टेलनेट, इंटरनेट, कौन सा है? ये जाएगा इंट्रानेट। इंट्रानेट जो है एक निजी नेटवर्क है, ठीक, जो कर्मचारियों और विश्वसनीय भागीदारों को कंपनी के भीतर सूचना साझा करने, सहयोग करने, संवाद करने की अनुमति देता है। मतलब इसमें जो है ना, इंटरनेट के समान ही तकनीक और कार्यप्रणाली का यूज किया जाता है। यह भी एक प्राइवेट नेटवर्क का उदाहरण है। इंट्रानेट हो जाएगा, इसका ध्यान रखना। अब हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 69। कंप्यूटर पर रिमोट लॉगिन की सुविधा कौन प्रदान करता है? कंप्यूटर पर रिमोट लॉगिन की सुविधा कौन प्रदान करता है? आरटीपी, एसटीटीपी, एफटीपी, टेलनेट। बताओ। ये करता है टेलनेट। आंसर नंबर डी हो जाएगा, ठीक है। मतलब इसमें होता है ना, टेलनेट प्रोग्राम द्वारा दो अलग अलग स्थान पर स्थित कंप्यूटरों को दूरसंचार नेटवर्क द्वारा आपस में जोड़ कर रिमोट कंप्यूटर के डाटा और फाइलों का उपयोग किया जा सकता है। इसे रिमोट लॉगिन भी कहा जाता है। अब हम लोग चलेंगे क्वेश्चन नंबर 70। सीपीयू की कौन सी विशेषता यह निर्धारित करती है कि वह प्रति सेकंड कितने निर्देशों को संसाधित कर सकता है? क्लॉक स्पीड, पावर कंजप्शन है, रजिस्टरों की संख्या, कैश साइज। इसमें क्या हो जाएगा? इसमें क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा क्लॉक स्पीड। प्रति सेकंड कितने निर्देशों को वो संसाधित कर सकता है। अब हो जाएगा कि अच्छा देखो, क्लॉक स्पीड ना मेगा हर्ट्ज में भी नापी जाती है और गीगा हर्ट्ज में भी नापी जाती है, ठीक। अब चलो पाइथन अगला है कि पाइथन एक है। क्या है पाइथन? क्या प्रोग्रामिंग भाषा है कि ऑपरेटिंग सिस्टम है कि मैलवेयर है कि वेब ब्राउज़र है? तो पाइथन जो है प्रोग्रामिंग भाषा है, ठीक। अच्छा, इसमें जो कंप्यूटर के भाषा होते हैं ना, उनको एक तो बांटा जाता है लो लेवल लैंग्वेज है, एक हाई लेवल लैंग्वेज। लो लेवल लैंग्वेज एक हाई लेवल लैंग्वेज में किया जाता है। मतलब इनका बंटवारा किया जाता है, ठीक। चलो अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 72। 72 क्या है कि एम एस वर्ड 2019 का कौन सा फीचर बहुस्तरित क्रमांकित सूची जैसे 1.1 1.2 बनाने की सुविधा प्रदान करता है? इसमें हो जाएगा इंक्रीज इंडेंट बटन, चेंज स्टाइल्स ऑप्शन, या डिफाइन न्यू मल्टी लेवल लिस्ट, या फॉर्मेट पेंटर, ठीक। तो इसमें क्या होगा? ये चेंज स्टाइल्स ऑप्शन होगा। क्या होगा 72 का? इसका हो जाएगा कि डिफाइन न्यू मल्टी लेवल लिस्ट। इसका हो जाएगा सी ए, डिफाइन न्यू मल्टी लेवल लिस्ट।
अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 73। क्या है कि वह सिस्टम जो आईपी एड्रेस को आसानी से याद रखे जा सकने वाले प्रारूप में परिवर्तित है। तो वह सिस्टम जो आईपी एड्रेस को आसानी से याद रखे जा सकने वाले प्रारूप में परिवर्तित करती है क्या कहलाती है? डोमेन सिस्टम, डोमेन नंबरिंग सिस्टम, पैकेट स्विचिंग डोमेन सिस्टम या डोमेन? क्या डोमिनेंट सिस्टम होगा? बताओ। यस, आंसर नंबर ए हो जाएगा 73 का ए, डोमिनेंट नेम सिस्टम। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 74। एमएस वर्ड में किसी डॉक्यूमेंट के मार्जिन को किस प्रकार बदल सकते हैं? लेआउट टैब? बताओ। यस, इसका हो जाएगा 74 का ए, लेआउट टैब में बदल सकते हैं। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 75। यदि कोई उपयोगकर्ता किसी फाइल का नाम उसी फोल्डर में मौजूद फाइल के समान रीनेम करने का प्रयास करता है तो निम्न में से क्या होगा? यदि कोई यूजर है वो किसी फाइल का नाम जो है उसी फोल्डर में मौजूद फाइल के समान रीनेम करता है तो क्या होगा? फाइल एक्सटेंशन स्वचालित रूप से बदल जाता है, या विंडोज एक त्रुटि प्रदर्शित करता है, ए फाइल विद दिस नेम ऑलरेडी एग्जिस्ट? तो बताओ। तो वही करेगा जब आप चेंज करेंगे, जब ही है तो यही हो जाएगा, आंसर भी हो जाएगा। विंडोज एक त्रुटि प्रदर्शित करता है, ए फाइल विद दिस नेम ऑलरेडी एग्जिस्ट। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 76। कैश मेमोरी के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? कैश मेमोरी मुख्य मेमोरी से तेज होती है। कैश मेमोरी त्वरित पुनर्प्राप्ति के लिए अक्सर एक्सेस किए जाने वाले डेटा को संग्रहित करती है। यह कैश मेमोरी सेकेंडरी स्टोरेज का एक रूप है, क्या हो जाएगा? यह कैश मेमोरी सीपीयू के अंदर, निकट या अंदर स्थित होती है। 76 का कौन सा सही होगा? कौन सा सही हो सकता है 76 का? मतलब गलत कौन सा है? बाकी तो सब सही है। देखो, कैश मेमोरी मुख्य मेमोरी से तेज होती है, ये बात तो सही है। कैश मेमोरी त्वरित पुनर्प्राप्ति के लिए अक्सर एक्सेस किए जाने वाले डेटा को संग्रहित करती है, ठीक है, ये भी सही है। कैश मेमोरी सीपीयू के निकट या अंदर स्थित होती है, यही सही है। ये नहीं सही है, कैश मेमोरी सेकेंडरी स्टोरेज का एक रूप है, ये नहीं सही है, ये ऑप्शन हो जाएगा। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 77। क्वेश्चन नंबर 77 क्या है? एक एकीकृत परिपथ को सामान्यतः जाना जाता है, इंटीग्रेटेड सर्किट को सामान्यतः क्या जाना जाता है? चिप, ट्रांजिस्टर, रजिस्टर, प्लेट। ठीक, ट्रांजिस्टर जाना जाता है कि रजिस्टर जाना जाता है? बताओ। 77 का कौन सा हो जाएगा? ये चिप जाना जाता है, इसको जाना जाता है चिप, चिप जाना जाता है। जो चिप ना, ये सिलिकॉन से निर्मित होता है, सिलिकॉन से निर्मित होता है। और इंटीग्रेटेड जो सर्किट है, इसके चिप का विकास जो है ना, कंप्यूटर की तीसरी पीढ़ी में हुआ था, थर्ड जनरेशन में हुआ था। अब हम लोग चलते हैं अगला क्वेश्चन नंबर 78। एमएस पावर पॉइंट 365 में हाइपर लिंक इंसर्ट करने के लिए किस शॉर्टकट कुंजी संयोजन का उपयोग किया जाता है? हाइपर लिंक इंसर्ट करने के लिए बताओ। कंट्रोल शिफ्ट एक्स का यूज किया जाता है, बताओ, है कि कंट्रोल के का यूज किया जाता है? यही होता है, ये 70 कंट्रोल प्लस के। ये ना एमएस पावर पॉइंट सहित अधिकांश माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एप्लीकेशन में
हाइपरलिंक इंसर्ट करने के लिए शॉर्टकट है ये। अब हम लोग चलते हैं अगला 79। 79 क्या है? ऑप्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क। ओडीएन क्या है? ओडीएन क्या है? ऑप्शन ए बी सी डी दिया है, तो अगर हमें यहाँ पे मिल जाए तो हमें आगे ऑप्शन पढ़ने की ज़रूरत ही क्या है। तो ऑप्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क क्या है? ऑप्टिकल डिवाइस जिसके माध्यम से सिग्नल का वितरण नहीं किया जा सकता। फिजिकल फाइबर और ऑप्टिकल डिवाइस। फिजिकल फाइबर और ऑप्टिकल डिवाइस जिसके माध्यम से सिग्नल को दूर संचार नेटवर्क में उपयोगकर्ताओं तक वितरित किया जाता है, यही आंसर होगा। ऑप्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क, यही होगा आंसर नंबर बी। ठीक, हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 80 अर्थात 80। 80 क्या है? निम्नलिखित में से ICANN का फुल फॉर्म क्या है, ये पूछ रहा था। इंटरनेट कंसोर्टियम फॉर असाइंड नेम्स एंड नंबर्स होगा, कि इंटरनेट कारपोरेशन फॉर असाइंड एंड नंबर्स होगा, कि इंटरनल कारपोरेशन असाइंड नेम एंड नंबर्स होगा। यानी इससे ये हमें पता चल गया है, इसको देखो ध्यान से, इसे मान लीजिए नहीं आ रहा है तो ऐसे हम लोग अनुमान लगा सकते हैं कि जैसे असाइंड फॉर असाइंड नेम्स एंड नंबर्स, ये तो सभी में एक ही है। अब लेकिन कहीं इंटरनेट दिया है तो कहीं द इंटरनल दिया है तो कहीं द इंटरनेशनल दिया है। इसका क्या हो जाएगा? ICANN, इसका हो जाएगा द इंटरनेट कारपोरेशन फॉर असाइंड नेम्स एंड नंबर्स। देखो अब है कि संगीत शिक्षा प्रदान करने हेतु यूपी में स्थापित प्रथम संगीत विश्वविद्यालय कौन है? क्या भातखंडे हिंदुस्तानी संगीत महाविद्यालय लखनऊ है? 81 का बताइए। यही है सी, भातखंडे संगीत महाविद्यालय लखनऊ, यही आंसर होगा। ठीक, और ये लखनऊ में ना 1926 में मॉरिस कॉलेज ऑफ म्यूजिक की नींव पड़ी थी। 1926 मॉरिस कॉलेज, मॉरिस कॉलेज ऑफ म्यूजिक, और 1966 में इसका नाम जो है बदल के भातखंडे हिंदुस्तानी संगीत महाविद्यालय नाम रखा गया था। और 2000 में इसको जो है डीम्ड यूनिवर्सिटी का दर्जा दे दिया गया। और जनवरी 2002 में राज्य सरकार ने इसे संस्कृति विश्वविद्यालय का दर्जा दिया। अब इसका नाम हो गया भातखंडे संस्कृति विश्वविद्यालय। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 82, कि ठुमरी के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ठुमरी की उत्पत्ति उत्तर प्रदेश में हुई है। ठुमरी सुगम एवं आकर्षक है। बताओ, सुगम है आकर्षक भी है? ये हो जाएगा सी, यस सी हो जाएगा। तो इसकी उत्पत्ति ना लखनऊ के एक नवाब थे, नवाब वाजिद अली शाह, उन्हीं के दरबार से मानी जाती है इसकी उत्पत्ति। ठीक, और इसकी विशेषता क्या है? थिरकती ताले, खमाज, काफ़ी, पीलू, गारा, तिलंग, भैरवी आदि ठुमरी के राग हैं। ये राग है कौन से हैं? मान लो पूछ जाए तो हो जाएगा खमाज, खमाज, काफ़ी, खमाज काफ़ी, पीलू, पीलू, गारा, गारा, तिलंग। तो इसका हो जाएगा, हो गया 82 का हो गया। अब 82 हो गया। अब हम लोग चलते हैं कौन सा, 83। 83 क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? विंध्याचल मिर्ज़ापुर में है,
ये तो सुमेलित है। हस्तिनापुर मेरठ में है, ये भी सुमेलित है। देवश्री बाराबंकी में भी श्रृंगवेरपुर, ये नहीं सुमेलित है। श्रृंगवेरपुर जो है ये प्रयाग में पड़ता है क्या? 83 है। हाँ, प्रयागराज जिले में है ये। अब देखो क्वेश्चन नंबर 84 क्या है कि अर्जुन बांध नहर से उत्तर प्रदेश का लाभान्वित जिला कौन है? मतलब अर्जुन बांध नहर से कौन, इटावा, हमीरपुर, एटा, कौन सा है? ये हो जाएगा हमीरपुर। अर्जुन बांध नहर से हमीरपुर लाभ प्राप्त करता है। तो ये पहली बात ये जान लेना है कि ये महोबा ज़िले में ना, महोबा ज़िला है महोबा ज़िले में अर्जुन नदी पर ये बांध बना है। ये एक चीज़ है ये, ठीक। और ये 1957 में बन के तैयार हुआ था, ठीक। और महोबा हमीरपुर ज़िले में लगभग सिंचाई करता है, लगभग 59 या 60 हज़ार हेक्टेयर भूमि की सिंचाई करता है। तो क्या क्या हमें पता चल गया कि महोबा ज़िले में अर्जुन नदी पर है। महोबा और हमीरपुर दोनों को इससे बेनिफिट प्राप्त करते हैं। अब हम लोग चलेंगे क्वेश्चन नंबर 85। उत्तर प्रदेश में दिया सलाई उद्योग का प्रमुख केंद्र कौन है? बरेली। 85 का ए हो गया, ठीक है। सहारनपुर कागज उद्योग, मुरादाबाद पीतल उद्योग, मिर्ज़ापुर कजरी के लिए भी जाना जाता है, कालीन उद्योग के लिए भी जाना जाता है। अब हम लोग चलते हैं अगला 86। उत्तर प्रदेश में 2024-25 में राज्य घरेलू उत्पाद में कृषि एवं संबद्ध क्षेत्र का योगदान कितना था? 86 का हो जाएगा कौन सा आंसर? 2024-25 की बात कर रहे हैं तो हो जाएगा 25.8% हो जाएगा इसका। ये कब जारी किया गया? फरवरी 2026 में ना, ये फरवरी 2026 में जो आर्थिक समीक्षा आई थी, 26 की बात कर रहे हैं, उसमें आर्थिक समीक्षा 2025-26 के अनुसार है ये कि 2024-25 में कृषि एवं संबद्ध क्षेत्र का योगदान 25.8% है। हम लोग चलते हैं। उत्तर प्रदेश में पहला तैरता सौर ऊर्जा संयंत्र निम्नलिखित में से किस बांध पर बनाया जाना प्रस्तावित है? भी प्रस्तावित है, ये हो जाएगा रिहंद बांध पर। पहला तैरता सौर ऊर्जा संयंत्र रिहंद बांध पर प्रस्तावित है। इसकी लागत 750 करोड़ रुपए है। और इसके बारे में थोड़ा सा और जान लेते हैं कि ये सोनभद्र जिले में, ठीक, सोनभद्र जनपद में रिहंद बांध बनावा जाना प्रस्तावित है। इसकी कुल क्षमता जो है 150 मेगावाट होगी। अब चलते हैं 87 हो गया, अब चलते हैं 88। उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित जिलों में किसका क्षेत्रफल सर्वाधिक है? लखीमपुर खीरी का लगा दे। यस, लखीमपुर खीरी का सर्वाधिक है। और मतलब 2000 की जनगणना के हिसाब से ना सबसे बड़ा जिला उत्तर प्रदेश का लखीमपुर खीरी है भी है, ठीक। 76-80 है इसका क्या कहते हैं एरिया, क्षेत्र 80 किलोमीटर स्क्वायर है इसका एरिया। और सबसे छोटा ज़िला ना हापुड़ है, इस चीज़ को याद रखना है। हापुड़ सबसे छोटा है और इसका एरिया है 660। इसमें हालांकि दिया नहीं है लेकिन इसको जानना ज़रूरी है। तो क्षेत्रफल के हिसाब से है, लेकिन अगर देखा जाए जनसंख्या के हिसाब से ना, तो जनसंख्या के हिसाब से सबसे बड़ा प्रयागराज है, ये चीज़ है जनसंख्या के हिसाब से। और सबसे छोटा महोबा है। इसका पेयर बन जाएगा PM, यानी जनसंख्या के हिसाब से सबसे बड़ा प्रयागराज और सबसे छोटा महोबा। और क्षेत्रफल के हिसाब से LH यानी लखीमपुर खीरी क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे बड़ा और हापुड़ सबसे छोटा। अब चलते हैं, अरे ये आ गया है हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक सुलह कुल उत्सव आगरा में आयोजित किया जाता है। 89 का ए लगा देते हैं जल्दी से। और इसके बाद हमें अभी करना है अगला प्रैक्टिस सेट भी।
और आप लोग कमेंट भी करिए, लाइक भी करिए, सब्सक्राइब करिए। और हम लोग फिर चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। ये है जो है ना, अब अगला क्वेश्चन है कि देखो, चलो ऊपर कर लेते हैं थोड़ा सा। उत्तर प्रदेश में किसान समृद्धि आयोग का गठन कब किया गया था? ये किया गया था बी 2017 में। 90 का बी हो जाएगा, 90 का बी हो जाएगा। ठीक। उत्तर प्रदेश में पूर्वांचल एक्सप्रेस वे मार्ग निम्नलिखित में से किस नगर से नहीं गुजरेगा? ये देखो, फैजाबाद से जाएगा, आजमगढ़ से भी जाएगा, मऊ से जाएगा, बस्ती से नहीं जाएगा। ये 91 यही हो जाएगा हमारा, 91 हो जाएगा। इसको ना 16 नवंबर 2021 को मोदी ने, प्रधानमंत्री ने सुल्तानपुर में इसका उद्घाटन किया था। ये भी चीज़ याद रखना है। और 341 किलोमीटर लंबाई है इसकी, 341 किलोमीटर है इसकी लंबाई। और लखनऊ से प्रारंभ हो के, अब देख लेते हैं कहाँ कहाँ जाएगा। लखनऊ से प्रारंभ हो के लखनऊ और बाराबंकी, अमेठी, 341 किलोमीटर है। लखनऊ के बाद बाराबंकी, बाराबंकी के बाद अमेठी, अमेठी के बाद सुल्तानपुर, सुल्तानपुर के बाद अयोध्या, फिर अंबेडकर नगर, फिर आजमगढ़, फिर मऊ। 1 2 3 4 5 6 7 8 हैं। कितना जिला हो गया देखो, लखनऊ 1 2 3 4 5 6 7 8, हाँ 8 जिला हो गया। लखनऊ, बाराबंकी, अमेठी, अमेठी के बाद क्या आ जाएगा? सुल्तानपुर। यस, ये सुल्तानपुर 8 जिला हो गया। और 341 किलोमीटर है। और 21 नवंबर 2021 को मोदी ने इसका उद्घाटन किया था। अब हो जाएगा कि 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश में साक्षरता दर 2011 से 2001 से 2011 तक वृद्धि हुई। मतलब 2011 में क्या थी और 2001 में क्या थी और 2011 में क्या हुई, तो कितना वृद्धि हुई उसमें, कितना परसेंट है। अब ये लगभग हमें लगता है इसका ऑप्शन या तो ए होगा या तो बी है ऑप्शन है। और इसके साथ इसमें से हम जाएंगे ये इसके साथ, और यही सही है। 11.42% हो जाएगा। कहो कैसे? इसमें हो जाएगा कि 2011 में 2011 में ना 67.7% है, 67.60% है। जबकि 2011 में 56.3% था, 56.3 2001 में, और 67.7 है। तो वही अब माइनस कर लेंगे तो निकल जाएगा, 7 में से 3 गए, ऐसे मतलब 56.3। तो कुल मिला के आ जाएगा ये 11.42% है। इतना याद रख के रहना बस। और 67.7 है 2011 का। प्रमुख लोक नृत्य कौन से हैं? उत्तर प्रदेश के प्रमुख लोक नृत्य कौन से हैं? अब देखो, बिहू तो है नहीं, इसमें वैसे गलत हो गया। गरबा वैसे गलत हो गया। अगर राउफ तो है नहीं, भांगड़ा ये भी गलत हो गया। लावड़ी तो महाराष्ट्र की है, तो यही हो जाएगा बी। चरकुला, कर्मा और पांडव, यही हो जाएगा 93 का बी, 93 का बी हो जाएगा। ठीक। इसके अलावा पाई डंडा है, नटवरी है, कार्तिक है, धीवर है, धोबिया है, राई है, सैरा है, इत्यादि है। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 94 है कि उत्तर प्रदेश के राजकीय चिन्ह में नहीं है। भाई मछली है, धनुष है, तीर है, खाली मोर नहीं है। चलो 94 का हो गया डी। अब हम लोग चलेंगे क्वेश्चन नंबर 95। देखो, उत्तर प्रदेश में प्रथम बायोटेक पार्क स्थापित किया गया था। लखनऊ लगा दें 95 में, हाँ लखनऊ, सी, लखनऊ हो जाएगा इसका आंसर 95 का सी, यानी बायोटेक्नोलॉजी पार्क। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 96। तो 96 में हमारा क्या है कि इसको कौन सा सुमेलित नहीं है? एक नहीं है, बाकी सब सुमेलित है। सांडी हरदोई में है, बखीरा संत कबीर नगर में है,
समसपुर रायबरेली में है, नवाबगंज प्रयागराज में तो नहीं है, हैं? ये उन्नाव में है, तो यही नहीं सुमेलित है। बाकी समसपुर पश्चिम बिहार रायबरेली में है, बखिरा पश्चिम बिहार संत कबीर नगर में है। यहाँ पे संत कबीर नगर में मगहर भी है, जो कबीर पंथियों का एक प्रसिद्ध स्थान है। सांडी पश्चिम बिहार हरदोई में है। चलो, जहाँ पे लड्डू है संडीला एक जगह है, वहाँ हरदोई में है क्या? चलो, अब हो जाता है क्वेश्चन नंबर 97। उत्तर प्रदेश में मिड डे मील कार्यक्रम आरंभ किया गया था। कब किया गया था उत्तर प्रदेश में? 1995 में किया गया था। 97 का सी, यस। मिड डे मील 1995 में स्टार्ट किया गया था, MDM। ये भारत सरकार तथा राज्य सरकार के समन्वित प्रयासों से संचालित योजना। और वर्तमान नाम जानते हैं इसका क्या है? वर्तमान नाम इसका बदल गया है, अब इसका नाम हो गया PM पोषण। PM पोषण अब इसका नाम हो गया है, इसलिए ना। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 98 पर। क्वेश्चन नंबर 98 है, उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रदेश का पहला समर्पित वन विद्यालय, कहीं गोरखपुर में तो नहीं होगा, तो ये हो जाएगा गोरखपुर, यस सी, गोरखपुर इसका आंसर हो जाएगा। कि उत्तर प्रदेश सरकार ने गोरखपुर में उत्तर प्रदेश का पहला समर्पित वन विद्यालय स्थापित करने की घोषणा की है। अब हो जाएगा कि तीसरे अब हो जाएगा क्वेश्चन 99। तीसरे, सॉरी यार, ये कौन सा कलर आ गया? तीसरे संसद खेल महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया? प्रयागराज में किया गया है, आगरा में किया गया? तो ये आगरा में किया गया था। तीसरे संसद खेल महोत्सव का आयोजन आगरा में किया गया था। और जो अपने उपराष्ट्रपति कौन है? CP राधाकृष्णन है, इनका नाम ध्यान रखना। इस आयोजन को संबोधित किया था उन्होंने। राष्ट्रीय स्तर का खेल कार्यक्रम है। अब ये देखो, करंट का न्यूज है ये। राष्ट्र प्रेरणा स्थल का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो ये लखनऊ में किया गया, राष्ट्र प्रेरणा स्थल का उद्घाटन। और इसको जो है 25 दिसंबर 2025 को प्राइम मिनिस्टर मोदी ने इसका उद्घाटन किया है, ठीक। और ये अटल बिहारी वाजपेयी की 101वीं जयंती पर किया गया है, ये ध्यान रखना। ये भी पूछ सकता है कि अटल बिहारी वाजपेयी की कितवीं जयंती पर किया गया? 101वीं जयंती पर किया गया है। चलिए, अब हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में, और इसको सब्सक्राइब करिए इस चैनल को, और हमारा उत्साह बढ़ाइए। धन्यवाद।